Assalamualaikum dear friends, uh, and welcome you again in the next lecture. So we were discussing about the sample collection and transport and role of specimen. So we have started a series of lectures. So we are moving toward the next portion of the lecture. So in this lecture we will cover the different culturing uh, techniques for different specimens. So blood for culturing. Sorry. So blood collection for culturing most important investigation. So ब्लड कल्चरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में, क्योंकि इसमें ब्लड हमारे पास होती है एक स्टेराइल पोर्शन ऑफ द बॉडी। इस तरह हमारे बॉडी में कुछ ही पोर्शन है जो कि स्टेराइल होते हैं, जिस तरह हमारी ब्रेन है और हमारी ब्लड है, एक स्टेराइल पोर्शन है। तो इनमें अगर कोई पैथोजन पाई जाती है तो दैट मस्ट बी डेंजरस एंड दैट कुड कॉज अ वेरी सीरियस इंजरी। सो that's why it's important an appropriate procedure in the collection and the processing, identifying and timely reporting can be life saving. तो इन कंडीशन में, ये तो हर कंडीशन में, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्लड कल्चर में, ये दूसरे जो इम्पोर्टेंट कल्चर हैं तो उनमें टाइमली रिपोर्टिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अप्रोप्रिएट प्रोसीजर अपनानी होती है। ठीक है, ठीक तरह से हमने सैंपल कलेक्ट करना होता है, उसको स्टैंडर्ड तरीके से प्रोसेस करना होता है, और जो पैथोजन या जो भी हो हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसको हमने टाइमली रिपोर्ट करना होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो collection of blood, a scientific approaches and dedicated staff participating in blood collection will eliminate the basic failure as a contamination. तो जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमने साइंटिफिक अप्रोचेज यूज़ करने होते हैं, मीन्स हमने रिकमेंडेड तरीके यूज़ करने होते हैं, और या ऐसे और तरीके जिससे हम कंटामिनेशन या दूसरे जो खदशात होते हैं उनको दूर करना होता है। हमारा मकसद बेसिक यही होता है। तो इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ होनी चाहिए जो कि सिर्फ इसी कलेक्शन पे काम करें और इसको सही तरीके से कलेक्ट करें, और हमारा अल्टीमेट मकसद होनी चाहिए कि हम कंटामिनेशन को अवॉइड करें। ठीक है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सिरिंजेस इंक्रीज द चांस ऑफ कंटामिनेशन। तो अगर हमारी जो सिरिंज है उसकी हम प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर इससे क्या हो सकता है, इससे भी कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हम ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक ब्लड कलेक्शन की बॉटल्स आती है, जिस तरह पिछले ये डायग्राम देखें, इससे चेंज होता है, वो राउंड टाइप के होते हैं, लेकिन कई शेप्स इसमें आ सकते हैं। तो वो बोतल इसमें मीडिया होती है, ब्लड कल्चर के लिए जो मीडिया होती है, और इस पे एक सील लगी होती है, तो हम वो सील ब्रेक करते हैं और ब्लड कलेक्ट करते हैं और इसमें इंजेक्ट करते हैं। तो हमने अगर सही टेक्निक यूज़ करनी होती तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉटन स्वाब लेते हैं और उससे जहाँ पर हम बॉटल में सिरिंज इंजेक्ट कर रहे हैं पहले उसको डिकंटामिनेट करते हैं, उस राउंडेड एरिया को डिकंटामिनेट करते हैं, उसके सराउंडिंग को जहाँ पर हम सिरिंज इंजेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सिरिंज इंजेक्ट करते हैं और सारी जो ब्लड होती है वो उसमें छोड़ देते हैं। सो कंटामिनेशन हैम्पर्स द आइडियल रिपोर्टिंग। तो जो कंटामिनेशन होती है उससे हमें क्या मसला होता है, इससे हमें जो मेन मसला होता है इसके थ्रू, इसकी वजह से हम आइडियल रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। जो सही रिपोर्टिंग होती है, सही ऑर्गेनिज्म को रिपोर्ट करना, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंटामिनेशन होते हैं और इससे हमारी जो रिपोर्टिंग टीम होती है वो उससे कंफ्यूज हो जाती है कि ये कंटामिनेशन है या ये रियल में जो सर्कुलेशन है उसमें पेशेंट में प्रेजेंट है। तो ये एक कंफ्यूजन बन जाती है कि जो कंटामिनेटेड बैक्टीरिया है जो कंटामिनेशन के थ्रू आई है, क्या वो रियल में पेशेंट में प्रेजेंट है या वो कंटामिनेशन है। सो दिस कुड बी अ कंफ्यूजन। सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू अवॉइड contamination. The goal in blood collection is avoiding the
कंटामिनेशन। ठीक है, इसमें हमारा मेन मकसद होनी चाहिए कि हम कंटामिनेशन को अवॉइड करें। कलेक्शन विद ब्लड फॉर कल्चरिंग, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, टीच द स्टाफ हाउ टू कलेक्ट ब्लड सैंपल। हमने उसको उनको बताना होता है कि आपने किस तरह कलेक्ट करना होता है, क्योंकि यूजुअली जो सैंपल कलेक्शन वाली स्टाफ होती हैं वो टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजिस्ट तो लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं और वो तो रिपोर्टिंग या इस तरह की जो प्रैक्टिकल एनालिसिस होती है लैब के अंदर, वो उन टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं। तो लेबॉर्टरी के लिए जो हमने डेडिकेटेड स्टाफ होता है उनको ट्रेन करना होता है। द नर्स आर एडवाइज ऑन प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक प्रिकॉशंस बाय सेल्फ एज वॉशिंग हैंड्स एंड वियरिंग ग्लव्स। तो जो नर्स या लेबॉर्टनिस्ट या जो भी है सैंपल कलेक्ट कर रहा है उसको हमने एडवाइस करना होता है कि एक सेप्टिक प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए ऐसी कंडीशन जहाँ पर जिस कंडीशन में हमारे पास बैक्टीरिया की एब्सेंस हो। तो ऐसे कंडीशन हमें ऐसी इन्वायरमेंट हमने बनानी होती है, जस्ट लाइक अगर हम हैंड्स को वॉश करें बार बार और हम ग्लव्स पहने तो इट कुड आल्सो डिक्रीज दी कंटामिनेशन। और इसके अलावा हमारी जो वर्किंग बेंच हो या जहाँ पर हम काम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यूसली डिकंटामिनेट करें। सो प्रॉपर एरिया ऑफ डिसइंफेक्शन विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ हम अपने एरिया को बार बार डिसइंफेक्ट करते हैं। सो दीज आर सर्टेन अप्रोचेस दैट कैन डिक्रीज कंटामिनेशन। सो नेक्स्ट, हाइजीनिक प्रिकॉशन विल डिक्रीज कंटामिनेशन। तो जो हमने प्रिकॉशंस पढ़े पिछले स्लाइड में, so this could decrease contamination. Staff should be advised how to disinfect the skin over wound, to use a fresh sterile syringe for the vinipuncture and a fresh sterile needle before inoculating culture bottle. The staff should disinfect their hands before doing the procedure. So, तो हमने वो तरीके अपनाने होते हैं जिसके थ्रू हम मैक्सिमम कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकें। अपने स्टाफ को एडवाइस करनी चाहिए कि एक वेन से अगर हम ब्लड लेते हैं तो वेन को हम पहले किस तरह डिसइंफेक्ट करते हैं, इसका ये अपना एक आइडियल तरीका है कि हम एक ख़ास सेंटर से शुरू होकर और इसको घुमाएं और बाहर की तरफ फाइनली हम मूव करते रहें और इसको जो अल्कोहल स्वाब होते हैं, साटन स्वाब होती है, उसको इस तरह इसके थ्रू डिसइंफेक्ट करें और एक फ्रेश सिरिंज यूज़ करें जो कि स्टेराइल हो। और इस तरह फिर आखिर में हम ब्लड कल्चर में इनोकुलेट करते हैं। स्टाफ शुड डिसइंफेक्ट देयर हैंड बिफोर डूइंग द प्रोसीजर। स्टाफ को ये भी केयर रखनी चाहिए कि ये प्रोसीजर करने से पहले डिसइंफेक्ट करें अपने हाथों को। सो दिस इज हाउ सॉरी ब्लड कल्चर बॉटल लुक लाइक। तो जो आमतौर पर ब्लड कल्चर बॉटल यूज होते हैं तो वो इस तरह के होते हैं। इससे जो ऊपर का रेड पोर्शन है उसको हम हटाते हैं और यहाँ पर रबर से बना हुआ इसका कैप होता है, उसमें हम सभी इंजेक्ट करते हैं और सारा ब्लड इसमें इंजेक्ट करते हैं इस तरह। सो प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ syringe is essential to obtain a blood specimen. The staff should hold the needle by its butt, not shape. तो प्रॉपर बांटने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको इसका तरीका भी आना चाहिए कि हम जो सेंस पकड़ते हैं उसको हम शेप से नहीं पकड़ रहे हैं, जो नीडल है इससे नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक है, हम इसको इसके बर्ड से पकड़ रहे हैं और इसका जो मेन बॉडी है उससे पकड़ते हैं ताकि हम आसानी से ब्लड को खींचें और प्लंगर को खींचें और इस तरह ब्लड हम विड्रा कर सकें। Either with sterile forceps or with fingers covered with a dry sterile rubber gloves and protect self with potentially infective pathogens. तो हम इसको एक स्टेराइल फोर्सेप के साथ या फिंगर के साथ जो कि एक ड्राई स्टेराइल रबर के ग्लव के साथ हम इसको खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हाईली इन्फेक्शियस पैथोजन से। सो डू नॉट कलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग और इन विलिंग कैथेटर्स। तो अगर किसी बंदे को या किसी पेशेंट को कैथेटर पास है तो हमने इससे नहीं लेनी है सैंपल्स। ठीक है, The staff are warned that contamination is very likely if the specimen is collected from indwelling peripheral venous catheter instead of from a fresh venipuncture. तो स्टाफ को या जो फ्लेबॉटमिस्ट हो या जो नर्स हो उसको ये पता होनी चाहिए कि जो कैथेटर पास होती है
इसमें मोस्टली कंटामिनेशन हो सकती है, क्योंकि इसको हम बार बार ओपन करते हैं, उसमें इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, और उसमें अक्सर ब्लड होता है, ठीक है, और ब्लड में उसको जब हम कैप लगाते हैं और वो कंटामिनेट होता है मोस्टली, तो उसको उसको कैप करने की वजह से जो उसके अंदर ब्लड होती है कैथेटर के अंदर, वो अक्सर कंटामिनेटेड होती है। और उससे क्या होता है कि जो कंटामिनेटेड ब्लड होती है, जो ब्लड होती है वो इस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो फिर कंटामिनेशन के चांसेस इसके साथ और भी ज़्यादा हैं कि जो ब्लड कैथेटर में प्रेजेंट होती है वो कंटामिनेट हो। तो इस वजह से हमने कैथेटर से ब्लड नहीं लेनी है, ब्लड कल्चर के लिए हमने फ्रेश यही पंक्चर लगानी है, यही पंक्चर करनी है और हमने फ्रेश ब्लड लेना होता है। ऑलवेज कलेक्ट द ब्लड स्पेसिमेन इन हाइजीनिक एरियाज, ठीक है, हमने हाइजीनिक एरियाज में ब्लड कलेक्ट करनी होती है। ऑल प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू प्रोसेसिंग ऑफ द सैंपल्स शुड बी डन इन स्टेराइल इन्वायरमेंट और बैक्टीरिया फ्री एरियाज, ठीक है, तो हमने स्टेराइल इन्वायरमेंट या बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट में करनी होती है। डिस्पाइट इंसिस्टेंस ऑन एसेप्टिक प्रिकॉशंस, most laboratories report finding contamination in 1 to 5 of the blood culture। बावजूद इसके कि हम प्रिकॉशंस अपना रहे हैं, ठीक है, एसेप्टिक इन्वायरमेंट में कलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे पास बहुत सी लेबॉर्ट्रीज में जो कंटेमिनेशन के परसेंटेज हैं वो 1 to 5% हैं, ठीक है, तो 1 to 5% कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, 1 to 5% कंटेमिनेशन आती है लेब में, ब्लड कल्चर में। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बेसिकली हम नहीं डिस्कस करें, लेकिन हम किस तरह इसको कलेक्ट करते हैं और हम किस तरह CSF को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो CSF जो सैंपल कलेक्शन होती है, ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से होती है। ये बेसिकली एक फिजिशियन का काम होता है, आमतौर पर टेक्नीशियन नहीं करता। हाँ, अलबत्ता एक वेल ट्रेन हो, लेकिन लीगली टेक्नीशियंस आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट these kind of specimens patients. So let's talk specimen collection for CSF examination. Lumbar puncture to collect the CSF for examination to be collected by a physician trained in procedure with aseptic precautions to prevent introduction of infection. तो एक फिजिशियन होता है जो कि वेल ट्रेन होता है, वो इसकी कलेक्शन करता है एसेप्टिक इन्वायरमेंट में। और एसेप्टिक इन्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हम डायरेक्टली सेसेप को सेसेप की सैंपल लेते हैं और ये भी एक स्टेराइल रीजन होती है जहाँ पर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होती आमतौर पर। तो इट कैन बी वेरी डेंजरस इफ वी इंड्यूस एनी इन्फेक्शन इन द पेशेंट। प्रोसीजर टू कलेक्ट CSF, इसको किस तरह कलेक्ट करते हैं ये डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता हो कि कलेक्शन किस तरह होती है बेसिकली। वैसे काम आप लोगों का नहीं है, लेकिन आइडिया होनी चाहिए। द ट्रेन फिजिशियन विल कलेक्ट ओनली 3 to 5 ml into a labeled sterile container। 3 to 5 ml CSF की सैंपल हम कलेक्ट करते हैं एक स्टेराइल कंटेनर में। रिमूवल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ CSF लीड टू हेडेक, और इस तरह अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे 3 to 5 ml से, तो इट कुड इंड्यूस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू अ पेशेंट, जस्ट लाइक हेडेक। तो ये हेडेक या दूसरे प्रॉब्लम पेशेंट को कॉज कर सकती है। द फ्लूइड टू बी कलेक्टेड एट द रेट ऑफ 4 to 5 ड्रॉप्स पर सेकेंड। तो हमने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना होता है कि सिरिंज को इंजेक्ट किया और उसको डायरेक्ट फिनिश किया। ये हमने ना तो आमतौर पर ब्लड कलेक्शन में करना होता है, और ना CSF, और ना कोई दूसरे प्रोसीजर में करना होता है। क्योंकि अगर हम लेबॉर्ट्री की बात करें, अगर हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उस वक्त हमें ये नहीं करना होता है, क्योंकि अगर हम इस तरह डायरेक्टली प्लंगर को खींचें और ब्लड को 1 सेकेंड में सारी सिरिंज को भर दें, तो फिर क्या होता है, तेज़ी से जो सिरिंज की जो गेज होती है वो बहुत कम होती है, तो इसमें ये चांस होती है कि आरबीसी ब्रेक हो और इसमें हेमोलिसिस काज हो। तो ये हम ब्लड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर CSF की बात हो रही है, तो CSF में भी हमने इस तरह नहीं करना होता है, क्योंकि इसके कंसिक्वेंसेज हैं। हमने इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली कलेक्ट करना होता है एट द रेट ऑफ 4 to 5 ड्रॉप्स, 4 to 5 ड्रॉप्स पर सेकेंड, ठीक है। If sudden removal of fluid is allowed, may draw down cerebellum into the
foramen and magnum and compress the medulla of the brain. So it can cause the compression of medulla. तो ये मेडुला को कंप्रेस कर सकता है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। तो इस वजह से हमने स्लोली वॉल्यूम को लेना होता है, ताकि जो CSF cerebrospinal fluid है वो इक्वली थ्रू आउट दी स्पाइनल कॉर्ड स्प्रेड हो, और इस तरह ना हो कि एक जगह से हमने ज़्यादा CSF को कलेक्ट किया और एक जगह में कम पड़ गई और दूसरी जगह पर CSF की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली कलेक्शन करनी होती है CSF की। तो CSF needs a new and swell container। CSF के अलावा जितने भी और प्रोसीजर हम कर रहे हैं उनके लिए भी सबके लिए हमने न्यू एंड स्वेल कंटेनर यूज़ करने होते हैं, जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर हैं। ठीक है, तो फ्रेश स्टेराइल स्क्रीन केप्ट कंटेनर टू बी यूज्ड। ठीक है, एक तो स्टेराइल कंटेनर हमने यूज़ करना होता है, या आमतौर पर लोग इसको सिरिंज में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं लैब को, हॉस्पिटल से लैब को। Reuse containers not to be used, contamination from the previous specimen mispresent the present specimen। ठीक है, तो हमने एक ऑलरेडी यूज कंटेनर को क्यों यूज नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें जो पुराना सैंपल यूज़ किया होता है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसका जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कुछ कंटामिनेशन या जो भी प्रेजेंट था पहले, तो वो अब इसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसलिए वो यूज़ नहीं करना होता है हमने। और इसके लिए जो यहाँ पर पोजीशन देख लें, नंबर 3 एंड नंबर 4 के बीच में जो पोर्शन होती है, इनके बीच में जो जॉइंट है, तो इस जॉइंट के थ्रू हमने कलेक्शन करनी होती है और सिरिंज को ये जो येलो पोर्शन है यहाँ तक पहुँचाना होता है, यहाँ से कलेक्ट करनी होती है। सो number puncture for a CSF collection, the best site for puncture is the interface between 3 and 4 number punctures है। ठीक है, तो जिस तरह हमने पहले डायग्राम में देख लिया कि 3 and 4 जो नंबर रीजन है उससे हम मेनली कलेक्शन करते हैं। Transportation to a laboratory, the collected specimen of CSF to be dispatched completely to laboratory, delay may cause death of delicate pathogen just like meningococci and disintegrate leukocytes। तो जैसे ही हम CSF सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमने फौरन ही डिस्पैच करना होता है और लैब को सेंड करना होता है। एक रीज़न ये भी है कि अगर हम इसको टाइमली नहीं भेजते या हमसे सैंपल ख़राब हो जाता है किसी वजह से, तो ये एक मुश्किल प्रोसीजर है, एक इंटेंसिव प्रोसीजर है, जो कि पेशेंट के लिए भी एक सख्त प्रोसीजर है। तो इसको हम अगेन नहीं कर सकते, तो इसमें हमने बहुत ही केयर के साथ डील करना होता है, क्योंकि लंबर पंक्चर एक पेनफुल प्रोसीजर है। तो इसकी वजह से हम इसको अगेन नहीं कर सकते, और हमने सैंपल के साथ केयर करना होता है, और इसमें हमने डिले भी काज नहीं करनी होती, क्योंकि अगर हम डिले काज करते हैं तो इसमें जो पैथोजन होता है या वो कोई और ऑर्गेनिज्म है उसके डेथ काज हो सकती है, तो हमें एक तो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकता है। फॉल्स नेगेटिव मीन कि बैक्टीरिया हमारे पास प्रेजेंट था, लेकिन हमने इसको ऐसा रिपोर्ट किया कि इसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। तो जस्ट लाइक मेनिंगोकोकाई या ल्यूकोसाइट्स, उनकी मॉर्फोलॉजी और उन पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो दैट्स वाई वी मस्ट बी केयरफुल वाइल कलेक्टिंग CSF स्पेसिमेन, और इसको हमें फ़ौरन डिस्पैच करना होता है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि ऐसी प्रिकॉशन हमें अपनानी चाहिए कि जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो, उसकी सेहत की हवाले से भी उसको फ़ायदा हो और उसकी फाइनेंसिस के हवाले से भी, क्योंकि अगर हम इसको नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं और एक्चुअल में प्रेजेंट हो तो इसकी वजह से डॉक्टर इसको एक गलत मेडिसिन भी दे सकता है, और इस वजह से पेशेंट की फाइनेंसिस की भी ख़राब हो गई। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइनेंसिस पे आ गए, एक्स्ट्रा चार्जेस आ गए, तो मेडिसिन लिया और वो भी गलत यूज़ किया, क्योंकि हमने गलत रिपोर्ट दिया था, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट दिया था, और एक्चुअल में बैक्टीरिया प्रेजेंट था और हमने रिपोर्ट गलत दिया हुआ था। तो इस वजह से हमने ये भी केयर करना होता है, क्योंकि डॉक्टर्स तो एक तो ब्लाइंड होते हैं। ठीक है,
उनकी आंखें एक्चुअल में लेबॉर्ट्री होती हैं। लेबॉर्ट्री उनको दिखाती है कि पेशेंट में क्या प्रेजेंट है, क्या कंडीशन है पेशेंट का। तो ये एक मेन रोल होता है लैब वर्कर का, जो ये सब केयर अपनाएं और पेशेंट को किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाएं। Preservation of CSF, it is important when there is a delay in transportation of specimen to a laboratory. Do not keep in refrigerator, which tends to kill Haemophilus influenza. तो अगर सैंपल में हमें पता है कि सैंपल डिले हो रही है या डिले होना है सैंपल में, तो हमने तुरंत इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है, क्योंकि सीएसएफ में ऐसे पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि कूलिंग से या रेफ्रिजरेशन से किल हो सकते हैं, जैसे कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि हमें रेफ्रिजरेशन प्रिजर्वेशन सैंपल की प्रिजर्वेशन के लिए कुछ सैंपल की प्रिजर्वेशन के लिए नहीं करनी होती। ठीक है, तो हमने एक पोजीशन वाइज देखना होता है कि यहाँ पर कौन कौन से सस्पेक्टेड बैक्टीरिया हैं। तो उन सस्पेक्टेड बैक्टीरियाज में हमने देखना होता है कि जो सस्पेक्टेड बैक्टीरियाज हैं, आया वो कूलिंग से किल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो वो वाले सैंपल्स हम प्रिजर्व करते हैं, अगर किल हो सकते हैं तो हमने उसको रेफ्रिजरेशन के थ्रू प्रिजर्व नहीं करना होता है। इफ डिले इज एंटिसिपेटेड रिलीज एट रूम टेम्परेचर, तो अगर डिले भी होना है तो हमने तब भी इसको टेम्परेचर नहीं देना है, रेफ्रिजरेशन नहीं करना है, बस रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ें तो ये बेस्ट होगी। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम इसको छोड़ें तो इससे एटलीस्ट बैक्टीरिया इतनी किल नहीं होगी जितनी रेफ्रिजरेशन से होगी। तो इस वजह से अगर रूम टेम्परेचर पे ही हो तो फिर ये चांसेस हो सकते हैं कि बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएं और हम इसको आइडेंटिफाई कर सके अपने प्रोसीजर्स के थ्रू, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर्स के थ्रू, और हम इस पेशेंट को एक अच्छी रिजल्ट दे सकें। So this was all about blood culture and CSF. In next lecture, we will talk about the upper respiratory samples. So if you have any questions, you can ask on the following email.